जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए उन लोगों की खामोश मनहूस तकदीर की जो बरसों तक ऐसे लोगों के साथ जीते हैं जो उन्हें भीतर से खोखला करते रहते हैं और वे भावनात्मक रूप से इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे इन मुश्किल हालात का सामना कर लेंगे या बस समस्या को नजरअंदाज कर देने से काम चल जाएगा, और उन्हें लगता है कि गलती उनकी नहीं बल्कि हमेशा दूसरों की है। लेकिन धीरे धीरे मन कमजोर पड़ने लगता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और जीवन की सारी ऊर्जा भाप बनकर उड़ जाती है। सपने अधूरे रह जाते हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं और उम्मीद की लौ धीमी पड़ती जाती है। और बिना इस बात का एहसास हुए ये लोग एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो उन्होंने खुद नहीं चुनी, बल्कि उन लोगों के विनाशकारी स्वभाव से घड़ी जाती है जो उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं या उनकी भावनाओं को निचोड़ते रहते हैं। यह उन सभी की कहानी है जिन्होंने कभी मार्कस ऑरेलियस द्वारा सिखाए गए भीतरी सुरक्षा के तरीके को जाना ही नहीं। यह एक ऐसा तरीका है जो इतना असरदार है कि कई लोग इसे लगभग गुपचुप या वर्जित मान सकते हैं, क्योंकि यह सीधे इंसान के स्वभाव की जड़ पर हमला करता है। इसके लिए आपको न तो किसी शारीरिक बल की जरूरत है, न धन की, न समाज में किसी ऊंचे दर्जे की, न ही किसी बड़े प्रभाव की। बस अपने मन पर काबू पाना है। और शायद यही कारण है कि यह तरीका आज की दुनिया में इतना दुर्लभ और अनोखा लगता है। मार्कस ऑरेलियस खुद ऐसे दौर में जिए जहां युद्ध, धोखे, महामारियां और राजनीतिक उठापटक चरम पर थी। फिर भी उन्होंने अपने मन की एक ऐसी स्पष्टता बनाए रखी जो आज के विद्वानों को भी हैरान करती है। उन्होंने लिखा था कि हमारी आत्मा वही बन जाती है जिसे हम बार बार दोहराते हैं, और जब आप जहरीले लोगों पर बार बार प्रतिक्रिया देते हैं तो अनजाने में आप उनके ही खेल का हिस्सा बन जाते हैं। आज की दुनिया में जहां छोटी छोटी बातों पर बहसें बढ़ जाती हैं और सोशल मीडिया पर आवेग का राज है, इस तरह की गहरी समझ को अपनाना अजीब लग सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी राह भटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि किसी चीज को बिना उसमें डूबे कैसे देखना है, या दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी पहचान का हिस्सा बनने दिए बिना कैसे समझना है। आइए उन आम हालात पर गौर करें जो लगभग हर किसी के साथ पेश आते हैं। आपका वो सहकर्मी जो हमेशा आपकी काबिलियत को कम आंकने की कोशिश करता है, वो रिश्तेदार जो आपके हर काम में नुक्स निकालता है, वो दोस्त जो सिर्फ अपनी परेशानियों का रोना रोने के लिए ही आपसे बात करता है, या फिर सड़क पर कोई अजनबी जो जरा सी बात पर आग बबूला हो उठता है। क्या ऐसी किसी भी स्थिति ने कभी आपकी घंटों की मानसिक शांति भंग की है? क्या इनके कारण आपको अपनी अहमियत पर शक हुआ है, या आपने ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया दी है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे बड़ा बदला यह है कि आप अपने उत्पीड़क जैसे न बने। और जब इस बात को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं तो यह भावनात्मक हेरफेर के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। हर बार जब आप दूसरे के उत्तेजना भरे जाल में फंसने से बचते हैं तो आप बिना किसी लड़ाई के ही जीत जाते हैं। यह सदियों पुराना तरीका जो आज 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक है, उस बात पर टिका है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, अपनी खुद की मानसिक ऊर्जा। भावनात्मक स्वास्थ्य पर हुए आधुनिक शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार जहरीले माहौल के संपर्क में रहते हैं उनमें चिंता का स्तर ऊंचा होता है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और वे बर्नआउट यानी मानसिक और शारीरिक थकावट का ज्यादा शिकार होते हैं। ये बात ठीक वही साबित करती है जो मार्कस ऑरेलियस ने बहुत पहले ही भांप लिया था। जब आप अपनी भीतरी प्रतिक्रियाओं पर काबू नहीं रखते तो बाहरी दुनिया आप पर हावी हो जाती है, और ठीक यहीं से भावनात्मक टूटन, अचानक गुस्से का फटना और हमेशा एक अदृश्य बोझ ढोने का एहसास जन्म लेता है। कुछ लोग ऐसे जीते हैं मानो हर हमला एक ऐसी जंग हो जिसे ताकत से जीतना है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ऐसी मशहूर हस्तियों के उदाहरण हैं जो घोटालों, झगड़ों और अचानक अपनी इज्जत गंवाने में उलझ गईं, और इसकी असली वजह यही थी कि वे जहरीले लोगों से समझदारी से निपटना नहीं जानते थे।
बहुतों ने दूसरों के उकसावों, आलोचनाओं या सार्वजनिक अपमान को ही अपनी प्रतिक्रियाओं को तय करने दिया, और यहां तक कि वे लोग जिनकी कभी बहुत तारीफ होती थी, वे भी अपनी ही जल्दबाजी के शिकार हो गए। वहीं दूसरी ओर ऐसे नेता, खिलाड़ी और मीडिया कर्मी भी हैं जो कड़ी से कड़ी आलोचना के बावजूद लगभग अटूट शांति बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मार्कस ऑरेलियस की इस शिक्षा को अपनाते हुए लगते हैं कि सबसे पहले अपने भीतरी किले की रक्षा करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो, और बाकी सबको हवा में उड़ती धूल की तरह बेअसर होने दो। ठीक यही वह बात है जो उन लोगों में फर्क करती है जो अपने आसपास के भावनात्मक जहर से बिखर जाते हैं, और उन लोगों में जो इसके बावजूद फलते फूलते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं को होशपूर्वक चुनने की यह क्षमता आजादी का एक ऐसा रूप है जिस पर शायद ही कोई पूरी तरह से महारत हासिल कर पाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई बाहरी चीज तुम्हें परेशान करती है तो वह चीज खुद तुम्हें परेशान नहीं करती, बल्कि उसके बारे में तुम्हारी अपनी राय तुम्हें परेशान करती है। यह बात जब इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। जिस पल आपको यह समझ आ जाता है कि कोई भी आपके मन को तब तक नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे इसकी इजाजत न दें, उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। और इस रास्ते पर आगे बढ़ने से यह समझ और गहरी होती जाएगी, जो एक ऐसे जीवन के दरवाजे खोलेगी जहां आपकी शांति दूसरों के हाथ में नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपके अपने नियंत्रण में होगी। जब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जहरीले व्यक्तियों से कैसे पेश आते हैं, तो हमें एक लगभग आम पैटर्न दिखाई देता है। तुरंत प्रतिक्रिया देना। कोई आलोचना करता है तो आप जवाब देते हैं। कोई आपको उकसाता है तो आप अपनी सफाई देने लगते हैं। कोई आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो आप जबरदस्ती उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने की यह जरूरत ही वह चाल है जिसका इस्तेमाल भावनात्मक रूप से अस्थिर लोग अपने आसपास के माहौल पर हावी होने के लिए करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने आज से लगभग 2000 साल पहले, यानी दूसरी सदी में ही इस बात को पहचान लिया था, जब उन्होंने कहा था कि जो चीज तुम्हें परेशान करती है वही तुम्हें नियंत्रित करती है। वर्जित माना जाने वाला यह तरीका ठीक इसी चक्र को तोड़ने से शुरू होता है। इसका मूल सार दूसरों के व्यवहार को ऐसे देखने की क्षमता है जैसे कोई खिड़की से बाहर आए तूफान को देखता है। आप उसकी शक्ति को महसूस करते हैं, शोर को सुनते हैं, लेकिन उसे अपने मन के भीतर प्रवेश नहीं करने देते। और यह अवधारणा आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। ऐसी दुनिया में जहां ऑनलाइन बहसें जंगल की आग की तरह फैलती है, वहां नकारात्मकता को जैसे एक बड़ा मंच मिल गया है। एक छोटी सी गलत फहमी वाली टिप्पणी भी मिनटों में हमलों का एक सैलाब खड़ा करने के लिए काफी है। बहुत से लोग जो भावनात्मक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होते, इन लड़ाइयों में यह सोचकर कूद पड़ते हैं कि उन्हें कुछ साबित करना है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। रातों की नींद उड़ जाती है, चिंता बढ़ने लगती है और हमेशा खुद को परखा हुआ महसूस होता है। इसीलिए भावनात्मक दूरी बनाए रखना जानना आज के समय में किसी महाशक्ति से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप पारिवारिक झगड़ों में भी अपना आपा नहीं खोते। कल्पना कीजिए कि आप एक चिड़चिड़े बॉस से भी बिना किसी चीज को अपने दिल पर लिए निपट सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उन लोगों से घिरे होने के बावजूद शांति से जी सकते हैं जिन्हें अराजकता फैलाना पसंद है। यह क्षमता किसी भी इंसान को लगभग अजेय बना सकती है। इस तरीके का एक मुख्य आधार यह समझना है कि दूसरों का व्यवहार आपको परिभाषित नहीं करता। यह बात सुनने में तो सीधी लगती है, पर जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपना पूरा दिन सिर्फ इसलिए खराब कर दिया क्योंकि किसी ने एक चुभती हुई टिप्पणी कर दी थी। कितनी बार आपने अपनी पसंद या फैसलों पर दोबारा विचार किया क्योंकि किसी ने उनकी आलोचना कर दी थी, भले ही वे आपकी हकीकत से वाकिफ न हो। आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर लोग सामाजिक स्वीकृति से जुड़े भावनात्मक घाव लेकर जीते हैं। विज्ञान बताता है कि इंसान का दिमाग सामाजिक अस्वीकृति पर ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे किसी शारीरिक दर्द पर।
यही वजह है कि जहरीली टिप्पणियां इतनी ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। लेकिन ठीक यहीं पर स्टोइक दर्शन की शिक्षा और भी मजबूत हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने जोर देकर कहा था कि यह चीजें खुद नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि उनके बारे में हमारी अपनी व्याख्याएं हैं। जब आप अपनी व्याख्या बदल देते हैं तो आप अपने दर्द को भी बदल देते हैं। इस तरीके का प्रभाव इतना गहरा है कि जब हम उन जानी मानी हस्तियों को देखते हैं जो मुश्किल और शत्रुतापूर्ण माहौल को बखूबी संभालती हैं, तो हमें इसका व्यावहारिक उपयोग साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, कई बड़े खिलाड़ी लगातार आलोचनाओं, अफवाहों और बहुत ज्यादा दबाव से घिरे रहते हैं। फिर भी उनमें से कुछ तो लगभग अवास्तविक शांति बनाए रखते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह बात अच्छी तरह से समझ ली है कि बाहरी दुनिया भले ही अशांत और अनिश्चित बनी रहे, लेकिन अगर मन को प्रशिक्षित किया जाए तो वह अडिग रह सकता है। यह सोच स्टोइक सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। अपने भीतर के नियंत्रण पर ध्यान देना, दूसरों की स्वीकृति की जरूरत को अस्वीकार करना और दूसरों के व्यवहार के बजाय अपने खुद के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना। यह रवैया उन्हें उत्पादक, स्वस्थ और भावनात्मक रूप से स्थिर रखता है, भले ही उनके चारों ओर सब कुछ बिखरता हुआ क्यों न दिखाई दे। अब जब हम नकारात्मकता या जहरीलेपन की बात करते हैं तो एक और जरूरी बात का जिक्र करना जरूरी है। बहुत से लोग जानबूझकर बुरे नहीं होते, बल्कि वे अपने मन पर नियंत्रण की कमी के कारण ऐसे बन जाते हैं। वे उन गहरे घावों, असुरक्षाओं, डरों और निराशाओं से घिरे होते हैं जिन्हें वे कभी संभालना नहीं सीख पाए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको उनके व्यवहार को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आपको उस अराजकता को अपने भीतर नहीं समेटना चाहिए जो वे अपने साथ लिए फिरते हैं। स्टोइक भावनात्मक दूरी कोई बेरुखी या पत्थरदिली नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। इसका मतलब यह समझना है कि आप बिना इजाजत दिए भी दयालु हो सकते हैं, बिना दबे हुए भी सौम्य रह सकते हैं और बिना आक्रामक हुए भी मजबूत बन सकते हैं। यह दुर्लभ संयोजन ही इस दर्शन को लगभग एक छिपा हुआ रहस्य जैसा बनाता है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करके देखिए। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय मन में 3 सेकंड का एक छोटा सा ठहराव लें। वे 3 सेकंड आपके स्वचालित आवेग को तोड़ने और दोबारा नियंत्रण पाने के लिए काफी होते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इतनी छोटी सी चीज अनावश्यक बहसों को कैसे रोक सकती है, रिश्तों को टूटने से बचा सकती है और आपकी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा सकती है। और अगर आप कुछ दिनों तक इसे दोहराते हैं तो आप देखेंगे कि लोग आपसे कैसे पेश आते हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि जो लोग आसानी से प्रतिक्रिया नहीं देते, वे चालाकी करने वालों के लिए आसान शिकार बनना बंद कर देते हैं। अगर अब तक इस जानकारी ने आपको अपने रिश्तों को ज्यादा साफ साफ समझने में मदद की है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा इशारा इस सामग्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम और भी गहराई वाले नए वीडियो बना सकें। इसी सहयोग के कारण यह परियोजना लगातार आगे बढ़ रही है और उन लोगों के जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ रही है जो एक मजबूत भावनात्मक जीवन की तलाश में है। जैसे जैसे हम दूसरों की नकारात्मकता को और ज्यादा साफ साफ देखने लगते हैं, एक सबसे जरूरी बात यह है कि रणनीतिक चुप्पी की असली शक्ति को समझें। मार्कस ऑरेलियस के लिए चुप्पी का मतलब सिर्फ जवाब न देना नहीं था, बल्कि यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। उन्होंने कहा था कि आत्मा पर किसी भी बाहरी चीज का तब तक कोई अधिकार नहीं होता जब तक वह खुद उसे इसकी इजाजत न दे। यह सिद्धांत सुनने में तो आसान लगता है, फिर भी यह संघर्षों से निपटने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी बात समझानी होगी, अपना बचाव करना होगा, खुद को सही ठहराना होगा या उन लोगों का सामना करना होगा जो उन पर हमला करते हैं। लेकिन जानबूझकर अपनाई गई रणनीतिक चुप्पी हमलावर की उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है।
और आपके लिए एक ऐसा मानसिक स्थान बनाती है जहां आप ही तय करते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। जरा सोचिए, आप कितनी बार ऐसी बहसों में उलझे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। वे बातें जो छोटी सी शुरू हुई और बेतुकी हद तक बढ़ती चली गईं। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि भावनात्मक टकराव के दौरान हमारा मस्तिष्क उन क्षेत्रों को सक्रिय कर देता है जो लड़ो या भागो की प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। इससे हमारी तर्क संगत रूप से सोचने की क्षमता काफी कम हो जाती है। यही कारण है कि हम अक्सर ऐसी बातें बोल देते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। यहाँ रणनीतिक चुप्पी एक ढाल का काम करती है जो आपको उस उथल पुथल वाली मानसिक स्थिति में फंसने से रोकती है। और आम धारणा के विपरीत यह कमजोरी का नहीं बल्कि आंतरिक निपुणता का प्रतीक है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण कुछ सार्वजनिक हस्तियों का तरीका है जो विवादों में आग में घी डाले बिना उन्हें संभालते हैं। ऐसे व्यक्ति हमलों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते और इसी कारण वे अपनी छवि बनाए रखने में सफल रहते हैं। यह रवैया परिपक्वता, संतुलन और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। वे शायद स्टोइक दर्शन के इस सिद्धांत को जीते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध अपने शत्रु जैसा न होना है। ऐसी दुनिया में जहां चिल्लाना, तीखी बहस और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना आम है, वहां शांति के साथ व्यवहार करना लगभग एक मौन विद्रोह जैसा हो जाता है। हालांकि रणनीतिक चुप्पी इस गहरे तरीके का एकमात्र आधार नहीं है। इसका एक और आवश्यक तत्व है अदृश्य सीमाएं निर्धारित करने की कला। भौतिक बाधाओं या सीधी टकराव के विपरीत ये सीमाएं आंतरिक होती हैं। वे इस बात से शुरू होती हैं कि आप अपने आत्म मूल्य को कैसे देखते हैं। जहरीले लोग उन व्यक्तियों का फायदा उठाते हैं जो लगातार दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, हमेशा झुकते हैं और अपने अस्तित्व के लिए भी माफी मांगते रहते हैं। जब आप आंतरिक सीमाएं स्थापित करते हैं तो आपके व्यवहार, आपकी नजर और आपकी ऊर्जा में कुछ बदलाव आता है। आप यह दर्शाना शुरू कर देते हैं कि आप तुच्छ झगड़ों में नहीं उलझते, कि आप खोखली उत्तेजनाओं से परेशान नहीं होते और दूसरों की राय से आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता। यह आंतरिक परिवर्तन अपने आप में कई जहरीले व्यवहारों को आपकी उपस्थिति में ही गायब कर देता है। इन सीमाओं को मजबूत करने का एक उपयोगी अभ्यास है मानसिक रूप से वह मेरा नहीं है कि प्रतिक्रिया का अभ्यास करना। जब कोई आप पर अपनी निराशाएं उतारता है, अनुचित रूप से आलोचना करता है या आपको भावनात्मक रूप से हेर फेर करने की कोशिश करता है, तो इस वाक्यांश को मन में दोहराना उनके व्यवहार और आपकी पहचान के बीच तुरंत एक अलगाव पैदा करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह तकनीक, जिसे संज्ञानात्मक दूरी कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग के नाम से जाना जाता है, भावनात्मक प्रभाव को कम करती है और स्वायत्तता की भावना को बढ़ाती है। यह एक आधुनिक उपकरण है जो मार्कस ऑरेलियस के आंतरिक नियंत्रण के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, लेकिन शायद इस विधि का सबसे शक्तिशाली तत्व वह है जिसे हम निष्पक्ष अवलोकन कह सकते हैं। यह एक जहरीले व्यक्ति को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही आंतरिक संघर्षों में फंसे हुए किसी व्यक्ति के रूप में देखने की क्षमता है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हर कोई अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है और यह अत्यधिक निजीकरण को तोड़ने में मदद करता है। जब आप यह समझते हैं कि दूसरे का व्यवहार आपके बारे में कम और उनके बारे में अधिक बताता है, तो आप उस अपराध बोध को ढोना बंद कर देते हैं जो आपका नहीं है। निष्पक्ष अवलोकन आपको पूरी तस्वीर देखने की अनुमति देता है। जहरीला व्यक्ति हमला इसलिए करता है क्योंकि वह कमजोर है, आलोचना इसलिए करता है क्योंकि वह असुरक्षित है, हेरफेर इसलिए करता है क्योंकि उसे नियंत्रण खोने का डर है। यह उनके कारण होने वाले दर्द को खत्म नहीं करता, लेकिन यह आपको हीन या इसके लिए जिम्मेदार महसूस करने से रोकता है। दुनिया को देखने के इस तरीके को अपनाने से आप इस वर्तमान सदी में कुछ दुर्लभ अनुभव करना शुरू कर देते हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता। ऐसा लगता है जैसे आप एक चलता फिरता लक्ष्य होने के बजाय एक स्थिर दर्शक बन गए हैं, और इस स्थिति में
आप स्वाभाविक रूप से अधिक आत्मविश्वासी, हल्के और अपने संबंधों के प्रति अधिक चयनात्मक हो जाते हैं। इस प्रकार की परिपक्वता दोस्ती, रिश्ते, पेशेवर निर्णय और यहां तक कि खुद के साथ आपके रिश्ते को भी बदल देती है। इस परिवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए यहां एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। अगले 3 दिनों तक एक ऐसी स्थिति चुनें जहां आप आमतौर पर आवेग में प्रतिक्रिया करते हैं और इसके बजाय रणनीतिक चुप्पी का अभ्यास करें। बस निरीक्षण करें, गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को अपनी धारणा से गुजरने दें। आप अंतर देखकर हैरान रह जाएंगे। यह छोटा सा बदलाव एक नए भावनात्मक जीवन की शुरुआत हो सकता है, अधिक स्थिर, अधिक सचेत और मानवीय विषाक्तता के सभी रूपों से बेहतर ढंग से सुरक्षित। जैसे जैसे हम भावनात्मक सुरक्षा के इस मार्ग में गहराई तक जाते हैं, एक शिक्षा उभरती है जिसे कई लोगों को लागू करना चुनौतीपूर्ण लगता है। समझदारी से चुनना कि आपकी ऊर्जा कहां निवेश की जाएगी। मार्कस ऑरेलियस अक्सर दोहराते थे कि जीवन उन विचारों पर बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है जो आत्मा को ऊपर नहीं उठाते। और जब हम इसे आधुनिक दुनिया के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जहां हर एक पल ध्यान भटकाने वाली चीजें और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह सलाह जहरीले लोगों के बीच नेविगेट करने के लिए लगभग एक कंपास के समान है, ताकि आप उनके द्वारा निगले न जाएं। सच्चाई सरल है, जो अपनी ऊर्जा का प्रबंधन नहीं करते वे दूसरों की भावनाओं के बंधक बनकर रह जाते हैं, और जो छोटी मोटी चिड़चिड़ाहट के रूप में शुरू होता है वह निरंतर कमी के चक्र में बदल जाता है। अधिकांश लोग ये नहीं समझते कि वे खुद को कितना नुकसान पहुंचाते हैं जब वे ऐसे संघर्षों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदलना नहीं चाहते, या ऐसी भावनात्मक जिम्मेदारियों को ढोते हैं जो कभी उनकी थी ही नहीं। यह निरंतर थकावट इतनी आम है कि कई लोग मानते हैं कि यह बस जीवन का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि भावनात्मक रूप से जहरीले वातावरण के संपर्क में रहने से क्रोनिक तनाव का स्तर इतना बढ़ सकता है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, याददाश्त को प्रभावित कर सकता है और अवसाद के जोखिम को बढ़ा सकता है। मानव मन निरंतर तूफानों को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यही कारण है कि स्टोइक दर्शन ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो एक आश्रय के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए नहीं कि आप दुनिया से भाग सकें, बल्कि इसलिए कि आप बिना नष्ट हुए इसमें से गुजर सकें। इस विधि के सबसे मजबूत बिंदुओं में से एक यह समझ है कि हर संघर्ष आपकी उपस्थिति का वारंट नहीं करता। ऐसी स्थितियां होती हैं जहां चुपचाप भी हट जाना आत्म संरक्षण का सबसे बड़ा संभव भाव है। इसका मतलब लोगों को छोड़ना नहीं है, बल्कि पैटर्नों को छोड़ना है। सोचिए, आपने कितनी बहसें बढ़ाई किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश में जो सुनना ही नहीं चाहता था। सोचिए, आपने कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण समझाने की कोशिश की जिसका समझने का कोई इरादा ही नहीं था। ये सभी स्थितियां आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म करती हैं, और इसलिए इन्हें परिपक्वता के साथ संभालना जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि यह मूर्खता है कि जीवन को यह कामना करते हुए बर्बाद किया जाए कि दूसरे अलग हों। और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। स्टोइक ज्ञान में समय समय पर अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना भी शामिल है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लोगों को अपने जीवन से काट देना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके प्रभाव के अनुसार भावनात्मक दूरी को समायोजित करना चाहिए। एक व्यक्ति आपके जीवन में रह सकता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं। यह विशेष रूप से काम, परिवार और ऐसे वातावरण में महत्वपूर्ण है जहां भौतिक दूरी एक विकल्प नहीं है। ऐसे मामलों में आंतरिक नियंत्रण एक ढाल बन जाता है जो दूसरों की विषाक्तता को आपकी मानसिक अखंडता को भंग करने से रोकता है। कई सफल लोग इस रहस्य को अपने साथ लिए चलते हैं। वे कठिन लोगों से बचते नहीं हैं, लेकिन वे इन लोगों को वहां भी प्रवेश नहीं करने देते जहां उन्हें नहीं होना चाहिए।
वे एक अदृश्य सीमा बनाते हैं जो उनकी शांति को बनाए रखती है। और हम इस विधि के सबसे शक्तिशाली घटकों में से एक को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अपनी स्वयं की स्थिति चुनने का साहस। जहरीले लोग ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां हर कोई एक ही अनुमानित तरीके से प्रतिक्रिया करता है। जब आप वहां शांति से प्रतिक्रिया देते हैं, जहां क्रोध की उम्मीद थी वहां विचार विमर्श से प्रतिक्रिया देते हैं, जहां आवेग की अपेक्षा की गई थी वहां ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां अराजकता की तलाश थी तो पूरी गतिशीलता बदल जाती है। ये किसी को चेतावनी दिए बिना बजने वाले संगीत को बदलने जैसा है। हर कोई नोटिस करता है, लेकिन वे नहीं जानते कि कैसे साथ चलना है। इससे विनाशकारी व्यवहार अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि उन्हें फैलने के लिए अब उपजाऊ जमीन नहीं मिलती। यह मार्कस ऑरेलियस के कथन का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। एक शक्तिशाली अभ्यास यह देखना है कि आपका शरीर जहरीले लोगों के पास जाने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अक्सर हमें छाती में कसाव, कंधों में तनाव या तत्काल चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। ये शारीरिक चेतावनी के संकेत हैं और इन्हें नजरअंदाज करना खुद को नजरअंदाज करना है। अगली बार जब ऐसा हो तो बस 3 गहरी सांसें लेने की कोशिश करें और मानसिक रूप से "वह मेरा नहीं है" वाक्यांश को दोहराए। यह छोटी सी रस्म एक आंतरिक बाधा पैदा करती है जो आपको दूसरे के भावनात्मक माहौल को आत्मसात करने से रोकती है। समय के साथ आप देखेंगे कि आप इन वातावरणों में बिना कुछ घर ले जाए रह सकते हैं, जैसे अपनी चेतना में प्रवेश करने से पहले मानसिक रूप से अपने पैर पोंछ रहे हों। इस प्रकार का अभ्यास आत्म अनुशासन को मजबूत करता है और दुनिया के साथ आपके संबंध को बदल देता है। आप आसानी से प्रभावित होने वाले नहीं रहते और ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो ठीक से चुनते हैं कि उनकी ऊर्जा कहां खर्च की जाएगी। और जब यह बदलाव होना शुरू होता है तो आपके आसपास के लोग भी आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वे महसूस करते हैं कि आपका दिमाग अब आक्रमण के लिए खुला क्षेत्र नहीं है। यह आंतरिक बदलाव एक हल्के, अधिक सचेत जीवन की नींव है जो मानवीय विषाक्तता से बेहतर ढंग से सुरक्षित है। जब कोई अंततः आंतरिक दृष्टिकोणों के इस समूह में महारत हासिल कर लेता है तो वे कुछ ऐसा समझने लगते हैं जिसे मार्कस ऑरेलियस गहराई से जानते थे। सच्ची स्वतंत्रता कठिन लोगों से बचने में नहीं है, बल्कि उन्हें आपके जीवन की गति तय करने की अनुमति न देने में है। दार्शनिक सम्राट राजनीतिक दबावों, विश्वासघातों, सैन्य संघर्षों और हर तरफ से मिलने वाली राय से घिरे हुए रहते थे। फिर भी उन्होंने अपने मन को स्पष्ट, स्थिर और केंद्रित रखने के तरीके के रूप में प्रतिदिन अपने लिए लिखा। उन्होंने समझा कि मानवीय तूफानों के बीच अखंड रहने के लिए एक तरह का आंतरिक किला विकसित करना आवश्यक था, एक ऐसा स्थान जहां उनकी अनुमति के बिना कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। आज यह और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि पहले कभी हम दूसरों की राय, तुलनाओं, आलोचनाओं और सोशल मीडिया और कार्यस्थलों में फैलने वाले भावनात्मक विस्फोटों के इतने संपर्क में नहीं रहे हैं। जैसे ही आप इन शिक्षाओं को लगातार लागू करते हैं, एक दिलचस्प प्रभाव उभरता है। जहरीले व्यक्तियों की आपको उकसाने में रुचि कम होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी चुप्पी, आपका व्यवहार और आपका आंतरिक नियंत्रण उनसे वही चीज छीन लेता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश होती है, आपकी प्रतिक्रिया। और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो कोई ईंधन नहीं होता। जहरीली गतिशीलता प्रतिक्रियाओं, संघर्ष और तीव्र भावनाओं पर पनपती है। इनके बिना वे बस बिखर जाती हैं। यही कारण है कि दर्शन, खेल, कला और यहां तक कि उद्यमिता के भी कई महारथी अडिग शांति लिए हुए लगते हैं। उन्होंने सीख लिया है कि मानसिक स्तर पर किसी को हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने सीख लिया है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी सीख लिया है कि जो कोई भी उनकी आंतरिक शांति को भंग करने की कोशिश करता है, उसे छोड़ देना चाहिए। हालांकि
एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नकारात्मक लोगों से प्रभावी ढंग से निपटना मतलब दुनिया से पीछे हटना नहीं है, बल्कि दुनिया में खुद को इस तरह से स्थापित करना है कि आप अपनी पहचान न खोएं। कभी न कभी आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा जो आपको उकसाने का प्रयास करेगा, कोई ऐसा जो आपको हेरफेर करना चाहेगा। यह तो अनादिकाल से ही मानवीय अनुभव का हिस्सा रहा है। अंतर इस बात में है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया था, जो घटित होता है वह सहनीय और स्वाभाविक होता है। यदि वह सहनीय नहीं है तो उसे ढोने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को बदलना असंभव हो, आप हमेशा उसके प्रति अपने रवैये को बदल सकते हैं। और यह बदलाव एक फिल्टर की तरह काम करता है जो आपको मजबूत बनाने वाली चीजों को उन चीजों से अलग करता है जो आपको अंदर से खा जाती है। ऐसे लोगों पर विचार करें जिन्होंने क्षणिक प्रतिक्रियाओं के कारण अपने शानदार करियर बर्बाद कर दिए। कितने एथलीट, कलाकार और प्रभावशाली लोग आलोचना या उकसावे पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण अनुबंध, प्रतिष्ठा और अवसर खो चुके हैं। इनमें से कई भावनात्मक टूट को एक साधारण सी चीज से रोका जा सकता था, कार्य करने से पहले अवलोकन करने की क्षमता। स्टोइक दर्शन द्वारा इतनी वकालत की गई यह क्षमता कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है, यह व्यावहारिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। इसके विपरीत हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने कहीं अधिक बड़ी चुनौतियों का सामना किया और अडिग रहे, क्योंकि वे समझते थे कि उनकी ताकत तर्क जीतने में नहीं बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करने में थी। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है, आंतरिक शांति एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी लाभ बन जाती है। एक अंतिम अभ्यास जो आपके परिवेश के साथ आपके संबंध को पूरी तरह से बदल सकता है, वह है आत्मचिंतन की डायरी। ठीक वैसे ही जैसे मार्कस ऑरेलियस हर रात लिखते थे, दिन के अंत में 3 ऐसी स्थितियां लिखिए जहां आप किसी मुश्किल व्यक्ति के सामने शांत रहने में कामयाब रहे, और एक ऐसी स्थिति जहां आपको अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है। यह सरल आदत आपके मस्तिष्क को पैटर्न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करती है और आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि विचारों को डायरी में लिखने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, तनाव कम होता है और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। इस प्रकार का अभ्यास नकारात्मक भावनाओं को समय के साथ जमा होने से भी रोकता है, जो एक दैनिक भावनात्मक शुद्धिकरण के रूप में कार्य करता है। एक और गहरा अभ्यास जो आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, वह है जिसे हम 1 सप्ताह के लिए सचेत उपस्थिति कहते हैं। जब किसी से बात कर रहे हों तो ध्यान दें कि क्या आपका मन वास्तव में उपस्थित है या वह स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया दे रहा है। जब आप महसूस करें कि आप एक प्रतिक्रियात्मक पैटर्न में जा रहे हैं, तो धीरे से खुद को वापस केंद्र में लाए। यह अभ्यास जहरीले व्यवहारों को प्रभावित करना शुरू करने से पहले ही उन्हें निष्क्रिय करने में मदद करता है। समय के साथ आप एक तरह का भावनात्मक रडार विकसित करते हैं जो तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लेता है जो आपके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और इस रडार के साथ आप ऐसे व्यक्ति की स्थिरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं जो जानता है कि वह वास्तव में कौन है। ये शिक्षाएं एक अदृश्य फिर भी शक्तिशाली ढाल बन जाती हैं। यह कोई ऐसी ढाल नहीं है जो दुनिया को दूर धकेलती है, बल्कि एक ऐसी ढाल है जो आपकी शांति की रक्षा करती है। एक शांति जो अनुशासन, जागरूकता और चुनाव के साथ बनाई गई है। और जब यह शांति आपके भीतर जड़ें जमा लेती है, तो दुनिया की नकारात्मकता आपको नुकसान पहुंचाने की अपनी शक्ति खो देती है। आप महसूस करते हैं कि सभी सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब किसी और के पास आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती। और यह मार्कस ऑरेलियस की सबसे महान विरासतों में से एक है। यह याद दिलाना कि मन जब अच्छी तरह से देखभाल की जाती है तो वह सबसे पवित्र स्थान है
जिसका अस्तित्व है। और आत्मनियंत्रण और स्पष्टता की इस यात्रा के बीच याद रखें कि आपके रवैये में हर छोटा सा बदलाव पहले से ही जीवन के प्रति आपकी धारणा को बदल देता है। कभी कभी हमें बस सही समय पर एक सरल प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा जो हमारे विचारों को पुनर्व्यवस्थित करता है और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साहस को बहाल करता है। यदि यह संदेश आपके साथ जुड़ा तो कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अभी इस प्रेरणा की आवश्यकता हो सकती है। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।